हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि 2 अप्रैल को मैं आपके लिए एक रिवीजन प्लान लेकर आऊंगा। जैसे हम लोगों ने एक 11th जीनियस बैच शुरू किया था, जिसका मेन मकसद ये था कि जो भी स्टूडेंट आईआईटी की प्रिपरेशन करना चाहें या ओलंपियाड की प्रिपरेशन करना चाहें, तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म हम लोग लेके आए थे कि चाहे आप उसमें आईआईटी की प्रिपरेशन करें और इनफैक्ट ओलंपियाड की। वरना कुछ लोगों के दिमाग में ये होता है कि जब हम ओलंपियाड की प्रिपरेशन करेंगे तो जेई छूटेगा, जेई की करेंगे तो ओलंपियाड छूटेगा। जबकि 11th जीनियस या 12th जीनियस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ओलंपियाड और जेई दोनों की साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन करवाता है। तो ये बैच तो आज से लगभग 1-1.5 महीने पहले शुरू हुआ था, जिसमें पहला बिल्कुल चैप्टर मैंने बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से बच्चों को पढ़ाया था। बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब ये हो गया कि जितनी भी चीज़ें उन्होंने 6, 7, 8, 9, 10th में पढ़ रखी थी, उन सभी को लगभग रिवाइज कराया था और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उनको पढ़ाई थी। ठीक है, तो वो मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया। उसके बाद उनका एक चैप्टर और हुआ, तो लगातार हम लोगों के ऊपर ये दबाव आ रहा था कि सर इस बैच को एक बार रीलॉन्च किया जाए। भाई हम लोगों ने एडमिशन्स ले लिए थे, एडमिशन फ्रीज कर दिए थे। इसके बाद बच्चे और इसको ज्वाइन करना चाहते थे। अब अगर कोई बच्चा इसको ज्वाइन कर रहा है तो उसका जो छूटा है वो कैसे कवर होगा। तो उसका बिल्कुल क्लियर एक पॉलिसी है कि जितने भी लेक्चर्स मैंने इसके रिकॉर्ड करे हैं वो सारे के सारे लेक्चर आपको एज अ रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएंगी। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक बात आई कि एक दिन मैं स्टूडेंट्स के सामने जो हमारे साथ नए एसोसिएट होने जा रहे हैं उनके पास जाऊं और जितना भी मैंने उनको बताया है उसकी ब्रीफिंग करूं। देखो पूरा नहीं बता पाऊंगा, ब्रीफिंग का मतलब ये हो गया, मैं आपको बताऊं लगभग मैंने 12 लेक्चर्स बेसिक मैथमेटिक्स के लिए थे, लगभग 1.5 घंटे के। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 करोगे तो बोलो 18 घंटे हो गया। मतलब 18 घंटे का कंटेंट जो मैंने पढ़ाया हुआ है वो आपको बाकायदा रिकॉर्डिंग के तहत आपके पास उपलब्ध है। तो ये जो मैं सेशन लेने जा रहा हूं इसमें मैं केवल आपको ये बताने वाला हूं कि उन 12 लेक्चर्स में मैंने क्या क्या पढ़ाया है और उसका रिवीजन किस प्रकार से आपका होगा ये मैं बताऊंगा। आप जब भी फुर्सत में हो तो उन मेन रिकॉर्डिंग से ही पढ़िएगा बेटा, क्योंकि एक बात देखो, जो बात मैंने वहां पर 1.5 घंटे में पढ़ाई वो यहां पर मैं आपको केवल ओवरव्यू 5 मिनट या 6 मिनट में दूंगा। तो 6 मिनट की तुलना 90 मिनट से करना देखो ऑथेंटिक नहीं होगा। तो आप उसको तो पढ़ते ही रहिएगा। मैं यहाँ पर कम से कम आपको इतना करा दूंगा कि आपको ये दिमाग में आ जाएगा कि 20 बैच में अभी तक क्या क्या हो चुका है और उनकी ब्रीफिंग क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं स्पीड तेज रखते हुए। तो एक एक करके इसमें सारे मैंने ओवरव्यू ले लिया है। पहले लेक्चर में जो मैंने आपको पढ़ाया था उसका नाम था इंडिसेस, सर्ट्स और फैक्टराइजेशन। काफ़ी आसान सी चीज़ है, तो जल्दी से मैं आपको रिव्यू कराते हुए चलता हूँ। तो जैसे इंडिसेस क्या होता है, जैसे मैंने लिखा हुआ है 2 to the power 5, तो ये 5 जो दिखाई पड़ रहा है इसको हम लोग इंडेक्स या पावर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इसके सारे के सारे रूल्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। तो आप जब मेन रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 करते हैं तो 1 आएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि वो बेस खुद 0 नहीं होना चाहिए। 0 की पावर 0 एक्चुअली में आपका नॉट डिफाइंड होता है। मतलब अगर बेस में 0 है तो पावर 0 नहीं हो सकती, पावर में 0 है तो बेस 0 नहीं हो सकता। ये सब सिंपल सिंपल बातें a to the power -m हो जाएगा 1/a to the power m। बेस सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड होंगी। ये सब सिंपल सिंपल बातें यहाँ पर आपको लिखी हुई हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को समझिएगा। अगर दो नंबर आपस में बराबर हैं, x बराबर y, अगर मैं इसको a की पावर पे चढ़ा दूं तो a to the power x बराबर a to the power y तो होगा। लेकिन अगर a की पावर x बराबर a की पावर y दिया है तो आप पलटकर ये क्लेम नहीं कर सकते कि x बराबर y होगा। आप खुद ही देखें, मैं कहता हूं 1 की पावर 2025 या 1 की पावर 2, बोलो ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो 2025 है वो 2 के बराबर है। तो ये बेसिक बात ये। इसके बाद इसमें एक दो और इम्पॉर्टेंट बातें, ये भी आप जब मेन रिकॉर्डिंग देखेंगे तो मैंने पूरी डिटेल से बताया है। क्या खास बात है, देखो बेस सेम लिखा हुआ है, इसका मतलब नीचे सेम लिखा है
और ऊपर अलग अलग लिखा हुआ है gx और hx। तो अगर कभी भी लिखा हो fx की पावर gx बराबर fx की पावर hx, तो ये कब कब बराबर हो सकते हैं? पहला, अगर fx आपका बोलो 1 हो जाए। अगर fx आपका 1 हो गया तो 1 की पावर चाहे कुछ भी करो बोलो 1 ही आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अगर fx तुम्हारा -1 हो, अगर fx तुम्हारा -1 हुआ तो फिर अंदर हम लोग लिखते हैं fx एंड hx हैव सेम नेचर। fx अगर -1 है तो इन दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। नेचर सेम होने का मतलब या तो दोनों एक साथ इवन हो या दोनों एक साथ ऑड हो। और तीसरी कंडीशन आएगी अगर fx हमारा 0 हो जाए। अगर fx 0 हुआ तो 0 की पावर कुछ भी करो बोलो 0 होगा, लेकिन उस समय इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि hx और gx तुम्हारे 0 और निगेटिव नहीं हो सकते। मैं अगर कहूँ 0 की पावर -2 तो ये 1/2 0 स्क्वायर होकर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अगर बेस ने 0 होने की कोशिश की तो जो पावर होंगी उसको पॉजिटिव होना चाहिए। और फोर्थ कंडीशन ये आएगी कि अगर बेस सेम हो तो पावर खुद आपस में बराबर हो जाएं। पर इनके जो भी आंसर्स आएंगे उन आंसर को तुम्हें सेपरेटली चेक करना होगा। तो ये सारी की सारी कंडीशंस इस पर अप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करेंगे, मैंने रिकॉर्डिंग में ये कराया हुआ है। ठीक, अगली बात क्या कही, वही बात देखो फिर से लिखी हुई है। यहां पर थोड़ा सा बदलाव किया गया। पिछली बार बेस सेम था, अब की बार पावर सेम है। बेस अलग अलग है, पावर सेम है। तो ये रहा अब आपका अपने सोचने का नजरिया कि आप सोचें कि पिछली बार बेस सेम करके कंडीशन बताई थी, अब की बार अगर पावर सेम है तो क्या कंडीशन होगी। अपने आप सोचिएगा, रिकॉर्डिंग में आपको इस बात की हेल्प मिलेगी। इसी पर क्वेश्चन दे दिया गया, पावर देखो सेम है, बेस अलग अलग है, तो आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक बहुत ही छोटा सा सिंपल क्वेश्चन, a की पावर x बराबर v। मैं यहाँ पर इनका करेक्ट, मैंने सारे सवाल यहाँ नहीं रखे। जैसे मैंने रिकॉर्डिंग में अगर मान लो 10 सवाल कराए होंगे तो यहाँ पर 1 या 2 सवाल करा है, तो आप यहाँ अटेम्प्ट करेंगे, हो जाता है वेल एंड गुड, वरना आपके पास रिकॉर्डिंग का महासागर तो है ही। इसको आप केवल कॉमन सेंस लगाकर अटेम्प्ट कीजिएगा। प्रूफ करने का सवाल है। a की पावर x बराबर b, तो इसको अगर मैं करवाना चाहूँ तो लाओ करवा ही देता हूँ। मुझे वैल्यू निकालनी है x y z की। लिखा है a की पावर x बराबर b, तो मैंने यहाँ पर दोनों तरफ पावर yz और yz कर दी। तो फायदा ये बन गया a की पावर x y z बराबर b की पावर y की पावर z, और b की पावर y हो गया है c, तो ये हो गया c की पावर z, और c की पावर z है बोलो a। तो a की पावर x y z बराबर a की पावर 1। दिस इंप्लाइज x y z बोलो 1 के बराबर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पास हैं, वो आप करेंगे। अगला जो आर्टिकल आता है वो आता है सर्ड्स। कुछ भी ऐसा बताने जैसा नहीं है। x अगर मान लीजिए कोई भी एक रियल नंबर है और मैं ऐसे बना देता हूं nth रूट, जिसका मतलब होता है x की पावर 1/n, तो इसको हम लोग कहते हैं सर्ड्स, और इस साइन को कहते हैं रेडिकल साइन। अगर 2 की पावर 1/3 एक सर्ड है तो माइनस क्यूब रूट ऑफ 2 भी एक सर्ड होगा। मतलब ये एक सर्ड है तो ये भी एक सर्ड होगा। हर सर्ड एक इर्रेशनल नंबर होगा, लेकिन हर इर्रेशनल नंबर सर्ड हो। ध्यान से देखिएगा, आपने सर्ड को फील करना, अंदर होना चाहिए रैशनल नंबर, फिर उसकी पावर हो। तो √2 हो या √5 हो, अगर कोई कहे √9 तो ये सर्ड नहीं काउंट होगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये तो कैलकुलेट हो जाएगा। सर्ड में इर्रेशनल नंबर मतलब रैशनल की पावर 1/n होगा, तब वो सर्ड होगा। जैसे ध्यान दो, पाई जो होता है वो इर्रेशनल तो है लेकिन वो सर्ड नहीं है। तो खास बात, एवरी सर्ड इज एन इर्रेशनल नंबर बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। कॉन्जुगेट ऑफ अ सर्ड, बहुत सीधी सी बात, 3 + √5 का कॉन्जुगेट होता है 3 - √5। एक बहुत सिंपल सा सवाल
हमसे कहता है रैशनलाइज करो, तो आप इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि √2 है, √5 है, तो एक बार रैशनलाइजेशन से एक रूट हटेगा, फिर सिंगल रूट बचेगा और उसको फिर रैशनलाइज करना होगा। कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ये फीलिंग आपको मुझे समझानी है भाई। मुझसे कहता है कि आप स्क्वायर रूट ऑफ ये बताओ, तो मेरी कोशिश क्या है कि अगर अंडर रूट को हटना है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बने। परफेक्ट स्क्वायर किस रूप का होता है? परफेक्ट स्क्वायर कुछ ऐसा होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर मैं रिलेट करूं तो ये मेरे लिए 2ab का काम करेगा। ये लिखा है 2, √10 को लिख सकता हूं √2 इंटू √5, और ध्यान से देखो ये 7 लिखा है, 2 प्लस 5, तो ये लिखा है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इस अंडर रूट को हटा देगा, तो इसका आंसर आएगा √5 प्लस √2। ठीक, ये क्वेश्चन भी आप रिकॉर्डिंग से देखिएगा क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा अच्छा और कैलकुलेटिव है। x की वैल्यू दी है 2 माइनस √3। बच्चे कहते हैं सर ये लिखा है, अरे मैंने रैशनलाइज कर दिया। अब अगर मुझे इसकी वैल्यू इस पर निकालनी है तो बच्चे कहते हैं सर मैं x की जगह 2 माइनस √3 का होल क्यूब, 2 माइनस √3 का स्क्वायर ऐसे करके सॉल्व करूंगा, पर ऐसे तो बोलो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो उसके करने का तरीका क्या है? रिकॉर्डिंग में ध्यान से देखिएगा, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। दोनों तरफ पहले स्क्वायरिंग करेंगे, फिर एक क्वाड्रेटिक बनाएंगे और इस क्वाड्रेटिक से इस एक्सप्रेशन में डिवाइड लगाएंगे। ये मैं क्वेश्चन मार्क देखो डाल के जा रहा हूं, यहां आपको ओवरव्यू मिलेगा, आप रिकॉर्डिंग में पूरा ध्यान से देखिएगा। सिंपल क्वेश्चन है HW, सिंपल क्वेश्चन HW, सिंपल क्वेश्चन HW। ये उसी का ही देखो एक और बड़ा रूप हो गया जो मैंने अभी आपको अंडर रूट वाला पार्ट सिखाया था। जैसे मुझसे कहता है इसको इवेल्युएट करो, तो मैं इस अंडर रूट पे पहले कंसंट्रेट करता हूं। तो ये जो देखो √48 दिख रहा है, 2 अगर बाहर निकालूं तो अंदर आएगा √12। √12 को लिख दूंगा √3 √4, और ये जो 7 लिखा है ये हो जाएगा 4 प्लस 3, तो ये बनेगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो ये अंडर रूट बोलो हट गया। बाहर से फिर से लिखा हुआ है 2 प्लस √3, तो ये जुड़कर बनेगा 4 प्लस 2 √3। इसको 2 √3 इंटू 1 लिख दूं तो ये देखो जो 4 लिखा है ये 3 प्लस 1 प्लस 2 √3 लिखा है, तो ये √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो इसका आंसर 2 प्लस √3 आ गया। बाहर से बैठा है 3 प्लस √3, जोड़ोगे तो फिर से आएगा 4 प्लस 2 √3, मतलब आंसर आ गया √3 प्लस 1। तो रिकॉर्डिंग में ऐसी आपको बहुत सारी कलाएं सीखने को मिलेंगी। अगला जो आर्टिकल है उसका नाम है फैक्टराइजेशन। सिंपल फॉर्मूले आपको आते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी आता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी आता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो ऐसे सारे फॉर्मूले आपके पास, ध्यान से देखो ये उसी का ही अप्लीकेशन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। तो अब आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फैक्टर अप्लाई कर देंगे। यहाँ मैंने सारे के सारे फार्मूले आपके सामने कंपाइल कर दिए हैं, ये आपको रिकॉर्डिंग में भी मिलेंगे, और वहाँ पर तो मैंने एक एक फार्मूले को डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। यहाँ तो समराइज है, वहाँ पर आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक, एक ये क्वेश्चन मैंने उसमें भी कराया था, फील समझ लें। मैं कहता हूँ इसको कैलकुलेट करो, तो बच्चों को लगता है इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से अगर आप देखें तो हो क्या रहा है, 2018, 2020, 16, 22, ध्यान से देखो तो ये सारे नंबर 2019 के अबाउट सिमेट्रिक हैं।
अगर मैं 2019 को एक नाम दे दूं x, तो ये क्या लिखा है x+3, ये लिखा है x+1, ये x-1, ये x-3 +16 ऊपर से अंडर रूट। अब देखो ये इसके साथ कंबाइंड हो गया तो x स्क्वायर -9, ये इसके साथ कंबाइंड x स्क्वायर -1 +16, तो ये बना x की पावर 4 -10x स्क्वायर +25। और ध्यान से देखो तो ये x स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर बना, अंडर रूट स्क्वायर को हटा देगा, तो मेरा आंसर आया 2019 का होल स्क्वायर -5। तो ये ट्रिक्स बोलो हम लोगों को सीखनी होंगी। फाइंड ऑल द इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस। कभी कभी बच्चे परेशान होते हैं, कहते हैं सर इक्वेशन है एक, अननोन है दो, इनको हम कैसे सॉल्व करें। मैंने कहा ये भी आराम से सॉल्व होगा, दे रखा है इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो क्या करते हैं, देखो इसमें से क्या कॉमन, y, तो अंदर आया x-1, ये लिखा है -2x। तो ध्यान से देखो इसका -2 टाइम्स यहाँ लिखा है, तो अगर मैं यहाँ 2 ऐड कर दूं और 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ध्यान से देखो इसके फैक्टर बनेंगे x-1 इंटू y-2 बराबर बोलो 5। चेक करिए। अब ध्यान से देखना, x और y अगर दोनों इंटीजर हैं तो ये भी एक इंटीजर, ये भी एक इंटीजर जिसका प्रोडक्ट है 5। 5 एक प्राइम नंबर है, तो इसके केवल 2 ही डिवाइजर्स हो सकते हैं। कौन कौन, या तो 1, 5, या तो ये 1, ये 5, -1, -5, -5, -1। तो x-1 को जब मैं 1 रखूंगा तो x की वैल्यू आएगी बोलो 2 और y की वैल्यू आएगी 5। इसी प्रकार से आपको इसके चारों के चारों सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ये आप अपने आप करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर आपको कंप्लीट करना होगा। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा है, किसकी कमी आएगी, 2ab ऐड कर देना और 2ab सब्ट्रैक्ट कर देना, तो ये 2xy का होल स्क्वायर बनेगा और ये x + 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा। तो इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से ओपन कर देंगे। अब आप ये क्वेश्चन खुद करिएगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाकर भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका, इसको तुम मानना x और अंडर रूट से बचने के लिए स्क्वायर कर देना, तो इधर आएगा बोलो x स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया 25 मतलब 5 मतलब 10, तो x की वैल्यू आ गई √22। अगर आपको यहाँ थोड़ा फास्ट लग रहा हो तो रिकॉर्डिंग को आप स्लो तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, केवल एक वेरिएबल है x। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसमें x की पावर हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, मतलब an x की पावर n, an -1 x की पावर n-1, an -2 x की पावर n-2, a1 x + a0, जहां n तुम्हारा नेचुरल नंबर होगा, तो इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पॉलिनोमियल। रिमाइंडर थ्योरम मुझे पता है, अगर दिया है fx, मैं इसको डिवाइड करता हूं x - a से, तो इसका रिमाइंडर होता है f ऑफ a। इसी को हम लोग फैक्टर थ्योरम से भी रिलेट कर सकते हैं। एक सवाल, px x - 6 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर बताओ, तो सीधी सी बात है, आप यहाँ पे x की जगह 6 पुट कर देंगे। फैक्टर थ्योरम, अगर fx को मैं x - a से डिवाइड करूं, रिमाइंडर आता है f ऑफ a। अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई, मतलब रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब fx का एक फैक्टर x - a होगा। क्लियर। फंडामेंटल थ्योरम जो दी हुई है कि अगर किसी का एक फैक्टर है x - r1, दूसरा फैक्टर है x - r2, nवां फैक्टर है x - rn, तो मैं उस पॉलिनोमियल को इन सब को मल्टीप्लाई करके बाहर a लगाकर लिख सकता हूं। दूसरी सिंपल बात, कोई भी अगर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो उसका कम से कम एक रूट तो होगा ही होगा।
ठीक है, ये सब सिंपल बातें हैं, आप लोगों की जानकारी में है। एक सिंपल सा सवाल आप खुद कीजिएगा वरना हेल्प लीजिएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट को कंपेयर करते चले जाना। सिंपल क्वेश्चन, पॉलिनोमियल दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय x माइनस 4, तो दोनों का रिमाइंडर निकालकर इक्वल कर लोगे। ये क्वेश्चन देखो मुश्किल है बेटा, इसको एक बार अपने आप करना, अगर हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं तो आप रिकॉर्डिंग में इसकी सहायता लेना, क्योंकि ये करने में समय लगवाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ते चले जा रहे हैं। सिंपल सवाल, द पॉलिनोमियल दिस हैज रूट्स 1 3 5 7, तो वो पॉलिनोमियल जिसके रूट 1 3 5 7 हों, लिख सकता हूँ x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 5, x माइनस 7, जो इसके बराबर होगा। बच्चे कहते हैं सर ए तो लगाइए, मुझे यहाँ दिख रहा है कि x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है। इनको मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट कंपेयर कर दोगे तो ए बी सी डी की वैल्यू मिल जाएगी। ये एक और बेहतरीन प्रश्न है बच्चों, जिसको आपको, मुझे लग रहा है रिकॉर्डिंग भी देखोगे तो 2-3 बार पॉज कर करके देखना होगा, स्लो स्पीड से देखना होगा, तब जाकर ये फील होगा। मैं ऐसे ही बस हिंट देता हूँ, f0 दिया है 0, f1 दिया है -1, f2 -2, f4 -4। इसको देखकर कुछ बच्चे कह देते हैं कि सर fx बराबर -x। मैंने कहा ये बात बेटा देखो लॉजिकली गलत है, तो आप बस फील कर लो, जो तुम्हारे मन में आया fx बराबर -x, तुम इसको इधर लेकर आओ और इक्वल टू 0 लिखो। अब ध्यान से देखो, क्या 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? अगर मैं 0 रखता तो आता f0 + 0, और f0 की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 आती। और ध्यान से देखो, 1 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। इसका मतलब ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, इसके हमें रूट्स पता लग गए, कौन कौन, 0 1 2 3 4 5। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 0, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। ध्यान से देखो ये क्या लिखा है, मोनिक पॉलिनोमियल। आखिर ये मोनिक पॉलिनोमियल क्या है? किसी भी पॉलिनोमियल में जो लीडिंग टर्म होता है, x की मैक्सिमम पावर का टर्म होता है, अगर उसका कोफिशिएंट 1 हो तो उसे कहते हैं मोनिक। इसका मतलब इनडायरेक्टली उसने उसका कोफिशिएंट दे दिया। तो अगर कहता है fx बताओ, तो इस x को उठाकर उधर फेंक दो, तो देखो आंसर x, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, माइनस x। ठीक, आगे बढ़ें। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी, आप खुद से कर लेंगे। सेम टाइप का क्वेश्चन है, फील करो। P1 बराबर 10, P2 बराबर 20, P3 बराबर 30, तो मन में आएगा Px बराबर 3 से 30, 2 से 20, 10x। पर 10x मानना मत, इधर लेके आके इक्वल टू 0 करना, और 1 2 3 इसके होंगे रूट्स, तो तुरंत लिख देना x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। लेकिन इसकी डिग्री तो 4 है, रूट्स तो मुझे 3 ही मिले, तो मुझे एक रूट अपने मन से x माइनस अल्फा कंसीडर करना होगा। देखो लीडिंग कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे 1 रखा है। अब आराम से तुम P4 मतलब x को 4 और P0 मतलब x को 0 करके निकालना। तो बच्चे कहते हैं सर इसका आंसर तो अल्फा के टर्म्स में आएगा, पर मैं कहता हूं कि जब तुम जोड़ोगे तो देखना अल्फा का फैक्टर खुद ही कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे तो ये आर्टिकल आसान है, क्यों भाई, हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आती है, लेकिन अगर कोई ऐसा सवाल दिखे जो सीधे क्वाड्रेटिक ना हो लेकिन क्वाड्रेटिक में कन्वर्टेबल हो, तो भी हम काम चला लेते हैं। किसी सवाल में अगर मुझे कोई चीज़ बार बार दिखे तो मैं fx को बोलो t मान लूँगा, तो at² + bt + c। जैसे ये सवाल दिख रहा है, लिखा है 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 + 1/2 की पावर x माइनस 6। 2 की पावर x बार बार दिखा, इसको t मानकर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वैरायटी क्या लिखी हुई है, x माइनस 1 की पावर 4, x माइनस 7 की पावर 4। देखना, एक लीनियर एक्सप्रेशन पावर 4, लीनियर एक्सप्रेशन पावर 4।
हमसे कहता है सॉल्व करो। बच्चों के मन में आता है पूरा पूरा खोल दो। मैं हिंट दे रहा हूं, इसमें क्या करते हैं, ये जो दो फैक्टर दिए हैं x-1 और x-7, आप इनका एवरेज निकालो बेटा। इनका एवरेज आ गया x-4, तो तुम x-4 को t मानना, तो होगा क्या, ये बनेगा t प्लस 3 की पावर 4 और ये t माइनस 3 की पावर 4 बराबर 272। अब फायदा, जब इसको तुम ओपन करोगे तो देखोगे t की पावर 4, t क्यूब, t स्क्वायर, t और कुछ कांस्टेंट टर्म आएगा। और इसको भी जब खोलोगे तो ये जो ऑड पावर वाले होंगे वो सारे तुम्हारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, केवल बचेगा टी स्क्वायर, टी की पावर 4 और कांस्टेंट। और तुम अब टी स्क्वायर को एक कोई नाम अल्फा देकर एक क्वाड्रेटिक बनाकर सॉल्व कर लोगे। दूसरी वैरायटी क्या लिखी हुई है, लिखा है m a की पावर 2x प्लस n ए बी की पावर x प्लस r b की पावर 2x। तो मैं इसको क्वाड्रेटिक बनाने में क्या करूंगा, b की पावर 2x से डिवाइड कर दूंगा। फायदा बनेगा m, जैसे मैं ये सवाल में भी दिखा दूंगा, a बाई बी की पावर 2x प्लस n a बाई बी की पावर x और प्लस r बराबर 0। अब इसको t मानकर क्वाड्रेटिक बना दूंगा जैसे लिखा हुआ है। ये 32 लिखा है क्या, मेरे ख्याल से ये 3 इंटू 2 टू दी पावर x प्लस 2 लिखा है। फिर ये लिखा है 5 इंटू 6 की पावर x को लिख दिया 2 की पावर x, 3 की पावर x, और ये लिखा है 4 की पावर x बोलो प्लस 1, प्लस 1 नहीं इंटू 4। इसको भी आप इसी ट्रेंड पे कंटिन्यू करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, वरना रिकॉर्डिंग में आपके पास आ जाएगा। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। मेरे ख्याल से इसकी जगह मैं आपको क्वेश्चन के जरिए ही समझाता हूं। लिखा है समथिंग की पावर x प्लस समथिंग की पावर x, और इन दोनों को अगर तुम ध्यान से देखो तो अंडर रूट 5 प्लस 2 रूट 6 और अंडर रूट 5 माइनस 2 रूट 6 का प्रोडक्ट देखो 1 आ रहा है। मतलब अगर मैं इसको t मानूं तो ये 1 अपॉन टी बनेगा, तो t प्लस 1 अपॉन टी बोलो बराबर 10। एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लेंगे। अगली वैरायटी आती है, चार एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कहता है सॉल्व कीजिए। मन में आता है बच्चों के कि पूरा मल्टीप्लाई करें। मैंने कहा गेम क्या है, इसका रूट है 0, इसका -1, इसका -2, इसका -3, इन दोनों रूट्स का सम और इन दोनों रूट्स का सम देखो सेम आ रहा है, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 8। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x मुझे बार बार दिखने लगा, तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x को कंसीडर करूंगा t, तो इक्वेशन बनेगी t इंटू टी प्लस 2 बोलो बराबर 8। अब ये बोलो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गई। सॉल्व करके पहले t निकालोगे और जो t निकल के आएगा उसको इसके बराबर करके सॉल्व करके आंसर इवैल्यूएट करोगे। नेक्स्ट वैरायटी देखिए थोड़ी और अच्छी, चार एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे। इधर अब की बार लिखा है 3x स्क्वायर, और खास बात क्या है, इसका रूट -1, -2, -3, -6। पिछली वैरायटी में क्या था कि दो दो रूट्स का सम बोलो कांस्टेंट था, यहाँ क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने कहा काम वही है, जिनका जिनका प्रोडक्ट बराबर है उनको साथ में करो। तो इनको साथ में किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, और इनको साथ में किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर बोलो 3x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए ट्रिक क्या है, यहाँ जो एक्स स्क्वायर बैठा है ना, इससे जरा कर दो डिवाइड, और एक x यहाँ लगाओ, एक x यहाँ लगाओ, तो ये बनेगा x प्लस 6 बाई एक्स बोलो प्लस 7,
और ये बनेगा x प्लस 6/x, बोलो +5 = 3। अब देखो यही चीज़ मुझे बार बार दिखने लगी, तो मैं यहाँ पर x प्लस 6/x को अगर एक नाम दूंगा t, तो ये लिखा है t + 7 × t + 5 बराबर में आएगा 3। इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे। ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के बाद जब t की वैल्यू मिलेगी तो सवाल छोड़ नहीं देना है, उसके बाद उसको t को इसके बराबर करके सॉल्व करना है। ये एक और बेहतरीन प्रॉपर्टी, 4th डिग्री की इक्वेशन। ठीक, खास बात क्या है कि ये देखो इन्होंने किनारे लिखा है पहला और आखिरी का कोफिशिएंट बराबर हो, सेकंड लास्ट वाले के या तो बराबर हो या तो निगेटिव हो। तो इस 4th डिग्री की इक्वेशन को भी मैं क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे, जरा देखो। इसमें आप x, मैं सवाल से ही करवाता हूं, ज़्यादा ठीक है। ये देखो 1 1 -2 -2, क्या करते हैं, पहले को आखिरी वाले के साथ रखो, सेकंड को सेकंड लास्ट वाले के साथ रखो, प्लस आ गया 3x²। अब वही काम है, x से डिवाइड कर दो। इसमें किससे डिवाइड करो, x² से डिवाइड कर दो। x² से डिवाइड अगर मैं करता हूं, ये देखो फालतू दिख रहा है ना, इससे बचने के लिए x² से डिवाइड किया तो ये क्या आएगा, x² + 1/x² माइनस x² से डिवाइड करोगे एक x कटेगा, ये आएगा x + 1/x + 3, बोलो बराबर 0। x + 1/x को अगर मैं t मानूंगा तो ध्यान देना ये बनेगा t² -2 -2 टाइम्स t + 3 बराबर 0। देखो ये t में क्वाड्रेटिक बन चुकी है। अब आप t निकाल कर जिसको तुमने t माना है उसके साथ कंपेयर करके आंसर निकालोगे। लिखा हुआ है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, बताने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। अगर मैं तुम्हें 2 इक्वेशन ऐसे देता हूं और कहता हूं कि चलो इसको सॉल्व करो, तो ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, सॉल्व करके आप x और y निकाल रहे हैं। यहीं पर यहाँ पर कुछ सवाल कराए गए हैं। लिखा है x - y बराबर 2 और xy बराबर 24, तो इसकी वैल्यू निकालो। मुझे विश्वास है कि सिंपल क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ऐसे कई सवाल दिए हैं, इनमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए इन सभी क्वेश्चंस को मैं एज HW दे दूंगा। क्या लिखा है, xy + xz बराबर 29, yz + yx बराबर 26, zx + zy बराबर 51। अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो xy xz सब 2 बार आएगा, तो आएगा xy + yz + zx बराबर, इनको जोड़ो तो 51 और 29 हो गया 80, 106 करना पड़ेगा आधा क्योंकि 2 बार था। अब अगर मैं इस इक्वेशन को इससे सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इसके पास xy और xz था, तो बचेगा कौन, yz। yz की वैल्यू निकल के आएगी 24। यहाँ से अगर देखोगे तो वैल्यू निकल के आएगी xz की कितनी, 27। यहाँ से देखोगे तो xy की वैल्यू आएगी कितनी, बोलो 2। क्या XYZ निकल गया, मैंने कहा अब निकल जाएगा। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, x² y² z² बराबर ये इंटू ये, तो यहाँ से अंडर रूट लेके बोलो XYZ की वैल्यू निकाल लेना। और XYZ अगर पता, YZ की वैल्यू 24, तो रख के बोलो XYZ की वैल्यू मिल जाएंगी। तो इस आर्टिकल के अंदर इसी प्रकार के कई सवालों की प्रैक्टिस कराई गई थी। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इनइक्वालिटीज़ की। वैसे बहुत सिंपल नियम कानून यहाँ लिखे हैं, एक बार आप पढ़ लेंगे। बेसिक बातें, इनइक्वालिटी में पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, और निगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। यही मेन समरी है। बाकी जो बातें लिखी हैं आप इससे कंसल्ट कर लीजिएगा। इनइक्वालिटीज़ में अगर मान लो मुझे 2 की पावर 1/7 और 3 की पावर 1/4 का कंपैरिजन करना हो, तो हम तभी कंपैरिजन कर पाएंगे जब मैं उनकी पावर को पहले सेम बनाऊंगा। तो सेम बनाने के लिए मुझे 7 और 4 का एलसीएम मतलब 28 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें दोनों तरफ पावर कर दी 28,
इधर भी 28, ये बनेगा 2 की पावर 4, ये 3 की पावर 7। अब इन दोनों नंबरों का कंपैरिजन कर लोगे तो पता लग जाएगा कि ये आपका बड़ा है। वही चीज़ यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई है। ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही आसान, इसमें मैं यहाँ बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा। जिनको समय की रिक्वायरमेंट हो कि ब्रैकेट क्या है, यूनियन इंटरसेक्शन क्या है, वो लोग रिकॉर्डिंग को इलुबरेटेड फॉर्म में देखें और वहाँ से एक एक चीज़ को बढ़िया से कंसंट्रेट करके सीखते चले जाएं। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट बात आती है SOS। SOS का मतलब होता है सम ऑफ स्क्वायर्स। लॉजिक क्या है? समथिंग स्क्वायर लिखा है, समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर बोलो बराबर 0। किसी चीज का स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, नॉन नेगेटिव होगा, नॉन नेगेटिव होगा। पर अगर मुझे इनका सम 0 चाहिए तो इनका सम 0 आने की एक ही संभावना होती है कि तीनों को या जितने भी हैं हर एक को इंडिविजुअली 0 होना होगा। तो इसको भी 0 करो, इसको भी 0 करो, इसको भी 0 करो और वहाँ से आप अपनी वैल्यूज़ इवेल्युएट कर लो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात काम आएगी, मैं यहाँ भी एक्सप्लेन करता हूँ। फास्ट लगे तो आप रिकॉर्डिंग कंसल्ट कीजिए। पूरी मैथमेटिक्स में कभी भी तुमको ये एक्सप्रेशन मिले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसको डील करने का तरीका पहले इसमें 2 से करना मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो आएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। और अब अगर इसको ध्यान से देखो 1/2 बाहर है, ये माइनस 2ab दिख रहा है, तो यहाँ से एक a स्क्वायर उठाना, एक b स्क्वायर उठाकर इसके साथ लगाना, तो ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर। और अगर मान लो ये बराबर 0 दिया है तो देखो SOS सम ऑफ स्क्वायर्स का सम तभी 0 होगा जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, मतलब a बराबर b, b बराबर c। दिस इंप्लाइज a बराबर b बराबर c। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखने योग्य बात है जो आगे पीछे हर जगह आपको मैथमेटिक्स में काम में आएगी। ये क्वेश्चन आप अपने आप भी कर सकते हैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, फाइंड द रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन। अब अगर मुझे इसकी रेंज निकालनी है तो ध्यान से देखो, लिखा है 2x स्क्वायर, मैंने x वालों को 7 कर दिया, y वालों को 7 कर दिया। तो ये क्या लिखा है, इससे 4 बाहर लूँ तो आएगा x स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ से 9 बाहर लूँ तो y स्क्वायर और आएगा 2/3y। अब देखो ये होल स्क्वायर बनते बनते रह गया। होल स्क्वायर बनाने में बोलो किसकी कमी? x के कोफिशिएंट के आधे का होल स्क्वायर। अब चेक कर लो, तो इसमें 9/4 मैंने जोड़ा और घटाया, और यहाँ किसकी कमी रही? इसके आधे का होल स्क्वायर, मतलब 1/9 जोड़ा और घटाया, तो ये बनेगा 4 इंटू x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इसको बाहर ओपन करो, -9, ये बनेगा y प्लस 1/3 का होल स्क्वायर -1। तो ये होल स्क्वायर वाले तो मैंने उठाकर बोलो अलग लिख दिए, और ये बन गया -10। अब ये होल स्क्वायर क्वांटिटी तो हमेशा नॉन निगेटिव है, किनारे से -10, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो -10 या उससे बड़ा ही आएगा। तो ये SOS मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स का ही एक एप्लीकेशन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में फिर कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ कवर करता चला था। अगर 2 नंबर दिए गए हैं A और B ऑफ सेम काइंड, तो A:B को हम लोग उनका रेशियो कहते हैं, जो बेसिकली A/B ही होता है। ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, और अगर ऐसे लिखा है तो पहले वाले को एंटीसीडेंट और बाद वाले को कॉन्सीक्वेंट कहते हैं। तो ये नाम है केवल। आगे बढ़ें, एक बहुत सिंपल सा सवाल अपने आप कर लीजिएगा। ऐसे कई सारे सवाल मैंने रिकॉर्डिंग में कराए हैं, पर आप 1-2 से यहाँ आइडिया लगा लेंगे।
अगला आता है प्रपोर्शन। दो रेशियो तुम्हें दिए हैं, A बाई बी, C बाई डी। अगर वो आपस में बराबर हो जाएं, जिसको लिखते हैं A:B, C:D, अगर सेम हो तो ऐसे लिखते हैं कि ये दोनों रेशियो प्रपोर्शन में हैं। तो इफ A बाई बी बराबर C बाई डी, जिसको ऐसे लिखते हैं, क्लियर है? तो ये कहलाता है आपका प्रपोर्शन। किनारे वालों को कहते हैं एक्सट्रीम्स और बीच वालों को कहते हैं मीन। अरे मीन है तो बीच में ही तो होगा, और किनारे है तो एक्सट्रीम होगा। तो किनारे वालों को एक्सट्रीम्स और बीच वालों को मीन्स कहते हैं। कॉमन सेंस की बात, A इंटू डी बराबर B इंटू सी होगा। इसका मतलब एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट और मीन का प्रोडक्ट आपस में बराबर होता है। कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आप पहले से जानते हैं। A बाई बी बराबर C बाई डी बराबर E बाई एफ। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू A प्लस सी प्लस E अपॉन B प्लस डी प्लस F। ठीक, A:B बराबर C:D। क्या मैं इनको चेंज भी कर सकता हूं, मतलब इन्वर्ट भी कर सकता हूं? हाँ, इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं इनवर्टेंडो। मतलब B:A बराबर D:C। ये सब बेटा देखो नाम लिखे हैं, ऑल्टरटेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो। आप एक एक बार पढ़ेंगे, ये सब आपके खून में पहले से शामिल है, तो इसमें बहुत समय लगाने की ज़रूरत नहीं है। कंपोनेंडो और डिविडेंडो पहले अलग अलग बताई गई, एक साथ लगा देंगे तो उसे कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। अब आते हैं हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पर, जिसका नाम है साइन स्कीम, वेवी कर्व मेथड। मैं स्ट्रॉन्ग सजेशन दे रहा हूं, आप इसको तो कोशिश करके बेटा रिकॉर्डिंग से ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें अभी तक जितनी भी चीज़ें आई हैं वो सारी की सारी चीज़ें तो हम बोलें तो कहीं ना कहीं हमने पढ़ी हुई हैं, पर ये थोड़ी सी नई चीज़ है, तो इस पर आपको ज़रूर थोड़ा कंसंट्रेट करना होगा। होता क्या है, एक्चुअली में अभी तक हम लोग इक्वल टू से मुलाकात करके आए होते हैं, तो इसके नियम कानून तो हमारे पास होते हैं। एक्स वाई बराबर 0 तो हम कहते हैं एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 0। लेकिन जब इन इक्वेशन होता है एक्स वाई ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बच्चे इसी तर्ज पे लिखने लगते हैं एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0। पर ये ऐसे नहीं होता, इसके लिए मुझे इसकी साइन स्कीम बनानी पड़ती हैं या वेवी कर्व बनाना पड़ता है। तो मैं बता रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन मुझे दिया गया, मैं आपको अभी केवल पैटर्न शॉर्ट में बताऊंगा। मैं फिर कह रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग सजेशन इसकी रिकॉर्डिंग ज़रूर देखिएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो इसकी ज़रूर करिएगा, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ है। मुझसे कहता है इसको ग्रेटर देन 0 सॉल्व करो, पहले इसके कर लेना फैक्टर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8। अच्छा, ये तो इन्होंने वो वाला केस हो गया क्या, इसका डी निकल के आ रहा है 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, तो डी निगेटिव है, तो इसका आंसर तो आर आ जाएगा। ठीक, लेकिन ये चीज़ यहाँ थोड़ी सी जल्दी आ गई। अगर मैं तो अभी उस सवाल की बात करता हूँ, ये तो कंपोनेंडो डिविडेंडो के सवाल हैं, ये भी वही सवाल गलती, इसको सवाल को कराता हूँ साइन स्कीम के तहत। आप बस समझ लीजिएगा और प्लीज़ रिकॉर्डिंग ज़रूर देखिएगा। इसके अगर मैं फैक्टर करूँ तो इसका फैक्टर निकल कर आएगा x माइनस 2 x प्लस 3। ठीक है, इस वाले के अगर मैं फैक्टर करूँ तो आएगा x माइनस 4 x प्लस 2। और अगर मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए तो क्या करते हैं, जितने भी लीनियर फैक्टर्स हों इनके रूट्स निकालो। 2 माइनस 3 4 माइनस 2, इनको नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, सबसे छोटा -3, फिर -2, फिर 2 और 4। अब ध्यान से समझना, अगर मैं इसमें ये नंबर पुट कर दूं -3, तो -3 पर इसकी वैल्यू 0, तो यहाँ लिख देते हैं 0, -2 पर भी 0, 2 पर भी 0, 4 पर भी 0। अगर मैं 4 के आगे कोई नंबर यहाँ की बात करूं, कोई नंबर उठाऊं से 5, तो देखो पहला भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर इसका साइन पॉजिटिव आएगा। अब खास बात क्या होती है कि ये साइन ऑटोमेटिकली ऑल्टरनेटली बदलता जाता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये जो चित्र तुम्हारे सामने बना है इसको कहते हैं साइन स्कीम। कुछ लोग इसको
ऐसे बनाते हैं वेव के रूप में, वो इसको कहने लगते हैं वेवी कर्व। तो अपना अपना नाम लोग यूज करते हैं, कुछ लोग यूज करते हैं वेवी कर्व, मैं यूज करता हूं साइन स्कीम। ये साइन स्कीम ऐसा डायग्राम है जो मुझे बता रही है कि ये क्वांटिटी यहां से यहां तक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मुझे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव। तो माइनस इनफाइनाइट से -3, फिर -2 से लेके 2, फिर 4 से लेकर इनफाइनाइट ओपन। अगर आपको ब्रैकेट की जानकारी है तो बहुत अच्छा, नहीं तो रिकॉर्डिंग में पूरे 15 से 20 मिनट के सेशन में मैंने केवल ब्रैकेट यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ाया है, तो प्लीज़ रिफर कीजिएगा। क्या आपको 0 चाहिए? तो इक्वल लगा है तो जहाँ जहाँ भी 0 आ रहा है वो हमको इंक्लूड कराने होंगे, और ये सभी मेरे आंसर है। तो ध्यान से रिकॉर्डिंग देखना, कम से कम 2 लेक्चर इस पे होंगे, 3 घंटे, मतलब पूरा पढ़िएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा बच्चों, ठीक है। अगर मान लीजिए, अब ये देखो अलग वैरायटी आई, जैसे मान लो लिखा है x-3, मैं इसकी साइन स्कीम बनाऊं तो ये मैंने बनाया देखो 3 पे वैल्यू आएगी 0, आगे पॉजिटिव पीछे निगेटिव। लेकिन अगर मान लो x-3 का होल स्क्वायर हो तो इसका रूट आया 3 पर वैल्यू 0, लेकिन इधर भी पॉजिटिव आएगा इधर भी पॉजिटिव आएगा। तो अगर किसी लीनियर फैक्टर की पावर इवन हो तो इसका जो रूट होता है इसके अगल बगल हमारा साइन चेंज नहीं होता है, इसके अगल बगल हमारा साइन चेंज नहीं होता है। अगर यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ भी पॉजिटिव ही आएगा। ध्यान रखना ये केवल इवन की कहानी है। तो अगर मैं शुरू करूं, इसका रूट -1, इसका रूट 3, इसका रूट 2, लेकिन मैं इस 2 पे स्टार लगा देता हूं। जिसकी भी पावर इवन होती है मैं उस पर क्या करता हूं, स्टार लगा देता हूं। और स्टार ये कहता है कि इसके अगल बगल साइन चेंज नहीं होगा। इन सब पर तो वैल्यू बोलो मुझे मिल रही है 0। अब अगर मैं 3 के आगे रख के देखूं तो आएगा पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, स्टार तो साइन चेंज नहीं होगा, और ये आएगा बोलो पॉजिटिव। मुझे चाहिए ग्रेटर देन, तो माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 और 3 से लेके इनफाइनाइट खुला खुला, बोलो क्या 0 चाहिए? अब गलती होने की संभावना है, 0 मुझे 3 जगह मिल रहा है, तो -1 लेना है, ले लिया, 3 लेना है, ले लिया, क्या मुझे 2 लेना है? हाँ, पर 2 इसमें नहीं आ रहा, तो उसको अलग से हम लोग यूनाइट करते हैं, मतलब इंक्लूड करते हैं। अब ये क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस के रूप में कीजिएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर कोई एक्सप्रेशन f(x)/gx के फॉर्म में हो, मैंने रिकॉर्डिंग में जितने भी इन इक्वेशंस के रूल्स हैं एक एक रूल एक्सप्लेन किया है अच्छे से। जैसे हम इन इक्वेशन में इन जनरल स्क्वायरिंग नहीं कर सकते, हम लोग इन इक्वेशन में इन जनरल अपने मन से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पर यहाँ उतनी डिटेलिंग से कर पाने की संभावना नहीं है, तो केवल बोल रहा हूँ। इन जनरल हमारी मर्जी नहीं है कि इन इक्वेशन में हम जब मन चाहें तब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में बैठी हुई क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव हो तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं। इसका भी रीज़न मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको देखेंगे तो आप कंफर्टेबली समझ जाएंगे। लकली यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक बैठी है इसका देखो डी निगेटिव है, ये भी बात आपको हो सकता है अनोखी लगे, ये भी मैंने आपको अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर मेरा डी निगेटिव हो तो ये क्वाड्रेटिक या तो हमेशा पॉजिटिव होती है या हमेशा निगेटिव, डिपेंड करता है ए पर। अगर ए पॉजिटिव है तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होगी, लेकिन अगर ए निगेटिव है तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा निगेटिव होगी। अब खास बात यह है कि नीचे जो क्वाड्रेटिक बैठी है इसका डी निगेटिव है और ए पॉजिटिव है, तो ये हमेशा पॉजिटिव है, तो यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक, तो ऐसे कई सारी बातें आपको रिकॉर्डिंग में बहुत ही इलुबरेटेड फॉर्म में मिलेंगी, तो वहाँ से आप कंसल्ट कीजिएगा। ये क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट कीजिएगा, नहीं तो आपको ये सब मिलेगा, सेम क्वेश्चन ही है केवल।
डबल इनइक्वलिटी में भी बताने को कुछ नहीं, इसको मैंने दो तरफ से बांध दिया। तो मुझे इसके अंदर बेसिकली दो सवाल करने होंगे। पहले ये एक सवाल करा, फिर ये एक सवाल किया। अब ये दोनों कंडीशन तुम्हें एक साथ चाहिए, तो दोनों को सॉल्व करके आप दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। ठीक है, ये शायद कोई एक स्लाइड गलती से आ गई। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन। एक्चुअली में यहां पर हम लोग अब इर्रेशनल इन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखने जा रहे हैं। जैसे अंडर रूट दिया हुआ है, तो वो इसमें यहां पर मैंने बहुत डिटेलिंग से पहले डोमेन की बात की है। डोमेन की, अब ये डोमेन वर्ड क्या होता है, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे बच्चे होंगे वो तुरंत रिकॉल करेंगे, यार सर ये तो 12th में आता है। मैंने कहा 12th में ठीक है नाम आता होगा, लेकिन इसकी ज़रूरत मेरे को यहीं से पढ़ने लगती है। तो आप ध्यान से पढ़िएगा, कम से कम 30 मिनट का समय मैंने डोमेन पढ़ाया है। डोमेन मतलब क्या होता है, एक्स की वो वैल्यूज जिसके लिए हमारा फंक्शन वेल डिफाइंड हो, उसे कहते हैं डोमेन। जैसे अंडर रूट के अंदर कभी निगेटिव नहीं आ सकता, तो अगर मैं इस सवाल के डोमेन की बात करूं तो अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है दैट क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब आप इस इन इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे, जो भी निकल के आएगा वो इसका डोमेन आएगा। अब मैं बच्चों से पूछता हूं कि बताओ बेटा आपको यहां पर खराब क्या लग रहा है। तो यहां पर मेरे को अंडर रूट खराब लग रहा है। इस अंडर रूट से बचने के लिए स्क्वायरिंग करने का मन। तो मैं बच्चों से पूछता हूं कि क्या मैं इक्वल टू में जब मन चाहे तब स्क्वायर कर सकता हूं। तो बच्चे कहते हैं हाँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो बचपन से किया हुआ है। तो मैं उनको बताता हूं नहीं बेटा, इक्वल टू में भी आप अपनी मर्जी से जब मन चाहे तब स्क्वायर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने स्क्वायर किया तो ये आपके एक्सट्रेनियस रूट्स को लेकर आएगा। तो बच्चे कहते हैं सर ये तो मैं बचपन से ही करता चला आ रहा हूं। तो मैंने कहा बेटा ऐसा होता नहीं है, इक्वल टू में भी आप अपनी मर्जी से जब मन चाहे तब स्क्वायरिंग बोलो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस समय क्या होता है, एक्सट्रेनियस रूट्स आ जाते हैं। आप खुद सोचो, लिखा है x बराबर 5, आपने कहा मैं करूंगा स्क्वायर, स्क्वायर करके आपने इसकी डिग्री बढ़ा दी। ये तो लीनियर थी, इसका केवल एक ही रूट था, पर ये क्वाड्रेटिक होके दो रूट देने लगेगा, एक 5 और एक -5। 5 तो उसका असली रूट है, लेकिन -5 उसका नकली रूट है, जिसे कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट्स। तो आप प्लीज एक बार रिकॉर्डिंग को ध्यान से देखिएगा। हम इक्वल टू में कब स्क्वायरिंग कर सकते हैं वो भी बात मैंने पढ़ाई है। इक्वल टू में स्क्वायरिंग करोगे तो संभावना होगी कि कुछ एक्सट्रेनियस रूट्स आएंगे। तो अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे तो जो भी सॉल्व करके आपके आंसर निकल के आएंगे, उन आंसर्स को उठाकर आपको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके चेक करना होगा। अगर वो असली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो वो होंगे असली रूट, और अगर सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो वो होंगे नकली रूट, मतलब एक्सट्रेनियस रूट्स। ये केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इनको अटेम्प्ट कीजिएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा आगे आपको फ्यूचर में इसका फ़ायदा मिलेगा। अगला जो हमारा आर्टिकल आता है उसका नाम है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऐसे करके बना है, आपको पता है कि मॉड्यूलस हमेशा नॉन नेगेटिव आंसर देता है, चाहे इसके अंदर कुछ भी आप इनपुट करें। तो अगर लिखा हुआ है मॉड ऑफ एक्स, इसका इनपुट क्या है, एक्स। एक्स अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, इसका मतलब जो इसको इनपुट मिल रहा है वो पहले से ही नॉन निगेटिव है, तब तो ये आंसर देगा एक्स। लेकिन एक्स लेस देन 0 हुआ तो मॉड अपने पास से एक निगेटिव अप्लाई कर देगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप कह रहे थे आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा या नॉन निगेटिव आएगा, ये तो निगेटिव आ गया। मैंने कहा नहीं बेटा, देखो एक्स खुद कैसा है, निगेटिव, और उसके आगे एक माइनस लगा हुआ है, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। इसकी एक एक प्रॉपर्टी, एक एक सवाल आपको बहुत ही डिटेल से, बिल्कुल सुकून से, यहाँ तो देखो हम लोग एक तरह से बोले तो बुलेट ट्रेन चल रही, क्योंकि मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि लगभग 12 लेक्चर्स में आखिर हम लोगों ने क्या 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 पढ़ाया है। जैसे मैं इसी में कहना शुरू करूं तो मैंने शुरू किया इंडिसेस, सर्स, फैक्टराइजेशन, उसके बाद वेवी कर्व भी पढ़ लिया, एसओएस भी पढ़ लिया, इर्रेशनल भी पढ़ लिया,
उसके बाद अब मॉड की बात कर रहे हैं, तो मॉड और वेवी कर्व, इसके लिए आपको बढ़िया प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये बहुत सारे सवाल, जैसे लिखा है मॉड x बराबर 4, तो मॉड हटाओ प्लस माइनस लगाओ, ठीक है। इसी से अगर मुझे ये क्वेश्चन करना हो तो ये देखो एक मॉड बाहर से दिख रहा है, इस मॉड को अगर मैं हटाऊंगा तो मैं लगाऊंगा प्लस माइनस, ठीक है। फिर इस 3 को अगर इधर फेंकूंगा तो एक बार आएगा 7, एक बार -1, लेकिन मॉड कभी निगेटिव आंसर दे ही नहीं सकता, तो ये केवल 7 के बराबर। फिर मॉड हटाया तो प्लस माइनस लगाया, तो x आएगा 10 और -4। अब ये केवल एग्जाम्पल एक हुआ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको उसमें मिलेंगे। फिर आती हैं मॉड की इन इक्वेशन। अभी तो मैं मॉड x इक्वल टू 4 कर रहा था, पर आता है मॉड x -4 को कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो सिंपल हुआ। अब दो मॉड एक साथ हैं, तो आप जब रिकॉर्डिंग देखेंगे तो उसमें आपको एक नाम सुनाई पड़ेगा जिसे मैं कहता हूँ मास्टर की या यूनियन ऑफ इंटरसेक्शंस। इसको बहुत डिटेल से पढ़ना होगा। क्या करते हैं, जितने भी मॉड के फंक्शंस होते हैं उनका हम रूट निकालकर नंबर लाइन को काट देते हैं। अब ये मॉड का सवाल देखने में आपको केवल एक सवाल लग रहा है, जबकि इसके अंदर ही अंदर 3 सवाल हैं। -2 के पहले अलग, -2 से 1 अलग, 1 से आगे अलग। तो 1 के आगे अगर बात करूं तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव, तो ये बनेगा, अच्छा इंटरवल भी लिख दो, ये है 1 से इनफाइनाइट, ये है -2 से लेकर बोलो 1, ये है -इनफाइनाइट से लेकर -2। तो पहले इस इंटरवल की बात करता हूं। 1 से इनफाइनाइट में ये क्वांटिटी पॉजिटिव तो मॉड फालतू, ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव तो मॉड बोलो फालतू, और फिर आ गया लेस देन x - 3/2। अगर मैं इसको ओपन करूं तो x - x बोलो कटा, ये आ गया आपका बोलो 3 + 3/2 ग्रेटर देन x, मतलब x ग्रेटर देन 3 × 9, मतलब 9/2। पर ये सारी कैलकुलेशन जो है वो आप इस कंसीडरेशन के अंदर कर रहे हैं। इसका मतलब जो ये कंडीशन है और ये जो कंडीशन है, इन दोनों का करेंगे इंटरसेक्शन। अभी ये नाम समझ में आएगा आपको, यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन। ऐसे ये बोलो इस सवाल की दुनिया है, यहाँ इसका कुछ आंसर आएगा तो इसका इसके साथ इंटरसेक्शन, इसका जो भी आंसर आएगा उसका इसके साथ इंटरसेक्शन, और फिर इन तीनों इंटरसेक्शंस का यूनियन होगा। तो इस थ्योरी का नाम होता है यूनियन ऑफ इंटरसेक्शंस। मास्टर की मतलब ये हो गई, ये दुनिया के मॉड के किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकती है, लेकिन बेटा ये बहुत लेंदी हो जाती हैं। तो पहले मतलब भाई मास्टर की हम तब लगाएंगे ना जब कुछ ना हो रहा हो। तो ये नहीं कि हर सवाल में मास्टर की लगाने में जुटे हुए हैं। पहले हम कोशिश करेंगे कि बिना मास्टर की के मेरा काम हो जाए। जब हमें ये लगता है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, तब हम सरेंडर करके मास्टर की शरण में आते हैं। सवालों की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना आपका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। ये देखिए केवल मॉड के सवाल ही सवाल हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल लॉग पर। तो लॉग की भी देखिए एक्सप्लेनेशन मैं आपको करना शुरू करता हूं। ये लगभग हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का लास्ट आर्टिकल के आसपास का था लॉग। तो लॉग को हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, लॉग x बेस। अभी जैसे मैंने आपके सामने डोमेन एक नाम लिया था, अगर लॉग कहीं भी लिखा है तो बेटा वो केवल तभी डिफाइन हो पाता है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। मतलब अगर कभी भी लिखा हो लॉग ऑफ fx बोलो बेस gx, तो मैं हाथ लगाने के पहले बोलो उसका डोमेन निकालूंगा। अब उसका डोमेन निकालने में मुझे क्या क्या कंडीशन लगानी होगी कि fx मस्ट बी ग्रेटर देन 0, बेस में जो लिखा है gx मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड दैट बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये सारी की सारी कंडीशन बोलो एक साथ होनी चाहिए या कोई भी एक साथ, तो इनका आ जाएगा
इंटरसेक्शन। भाई पहले का आंसर कुछ आया, दूसरे का कुछ, तीसरे का कुछ, तो सवाल तो तभी बचेगा ना जब सारे के सारे बचे रह जाएं, तो इनका जो कॉमन होगा वो हमारे काम का होगा। तो तीनों को सॉल्व करके तीनों का इंटरसेक्शन। फिर आएंगी प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। यहाँ तो मैं इक्का दुक्का केवल आपको बताऊंगा, लेकिन जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो जहाँ तक मुझे याद है कम से कम 20-25 प्रॉपर्टीज बोलो लॉग, और इसी के साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मैंने बताई हैं, उसमें ग्राफ भी बताया है, एक्सपोनेंशियल का भी और लॉग का भी। तो आप प्लीज 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 एक बार रिकॉर्डिंग को जरूर ध्यान से कंसंट्रेट कीजिएगा। यहां तो मैं केवल अभी आपको उसका ओवरव्यू देता चला जा रहा हूं। तो चलिए इस पे अब हम लोग पहली प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं। लिखा हुआ है हमारा लॉग ऑफ एफ एक्स बेस जी एक्स। तो मैंने कई बार आपसे कहा कि लॉग को हाथ लगाने के पहले उसका डोमेन लिखेंगे। तो लिखेंगे एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, जी एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, छोटी छोटी प्रॉपर्टी मैं फिर कह रहा हूं, सारी हो सकता है मैं ना बताऊं, पर मोटी मोटी सारी प्रॉपर्टीज बता दूंगा। किसी भी नंबर का लॉग उसी के बेस पर बोलो 1 आंसर देगा, पर a को ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। थर्ड, अगर मैं कहता हूं लॉग ऑफ 1 बेस a बताओ, तो लॉग 1 की वैल्यू हर बेस पर 0 होगी। हर बेस का मतलब कोई ये नहीं है कि हम निगेटिव लिखना शुरू कर दें। क्लियर है। चौथी प्रॉपर्टी, अगर लिखा होता है लॉग x बेस y और लॉग को मैं ऊपर से नीचे ले जाऊं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, तो ये दोनों क्वांटिटी जो होंगी वो आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी खतरनाक होती है बेटा, क्योंकि जब मैं ये प्रॉपर्टी लगाता हूं तो इसके डोमेन में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। देखो यहाँ पर x बोलो 1 हो सकता था, log 1 हाँ हो सकता था, लेकिन ये हमारे डिनोमिनेटर में आ गया, तो अब ये कहेगा कि x मेरा 1 नहीं हो सकता। तो अगर मैं कभी ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो मुझे x इज इक्वल टू 1 को अलग से डिस्कस करना होगा। सिमिलरली अगर मैं चौथे के बाद पांचवी प्रॉपर्टी बोलो लिखता हूं, तो अगर लिखा है 1 अपॉन लॉग एक्स बेस वाई, इसको ऊपर ले जाऊं तो ये लॉग वाई बेस एक्स हो जाएगा। छठी प्रॉपर्टी, लॉग जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है। लॉग एक्स बेस ए प्लस लॉग वाई बेस ए वेयर एक्स एंड वाई ग्रेटर देन 0। इसी प्रकार से जो लॉग होता है वो डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है। तो लॉग एक्स बेस ए माइनस लॉग वाई बेस ए वेयर एक्स एंड वाई ग्रेटर देन 0। इसी का एक और मॉडिफाइड फॉर्म होता है लॉग x की पावर n बेस a, तो ये आ जाएगा n लॉग x बेस a वेयर x इज ग्रेटर देन 0। ऐसे करके तमाम प्रॉपर्टीज बोलो यहाँ पर आती चली जाती हैं। फिर भी जो जो मुझे याद आ रही हैं मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। एक प्रॉपर्टी ये सुनिएगा, किसी भी नंबर की पावर में अगर लॉग उसी के बेस पर हो तो ये सब फालतू हो जाता है, इसका आंसर आता है x। हो सकता है अभी आपके मन में ये आ रहा हो क्यों, तो क्यों का आंसर कहाँ मिलेगा? जैसे ही आप रिकॉर्डिंग खोलेंगे ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर उसको डिराइव करा रखी हैं। अगर मान लो मैं कहता a की पावर में log x बेस a, लेकिन ये प्रॉपर्टी तभी चलेगी जब यहाँ पे log का कोफिशिएंट 1 होगा। अगर मान लो यहाँ b होता तो इसका आंसर आता x की पावर b। इसको 1 बनाने के लिए मैं b को इसकी पावर में फेंक देता। अगली एक ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी, मान लो लिखा होता log x की पावर y और बेस में लिखा होता a की पावर b। log x की पावर y बेस a की पावर b, तो ये पावर अपॉन पावर मतलब y बटे b बाहर आ जाता और बन जाता log x बेस a। क्लियर? ये सारी प्रॉपर्टीज डिटेल से आपको वहां पर मिलेंगी। एक दो और प्रॉपर्टी, अगर कहता है किसी नंबर की पावर में ऐसा कुछ लिखा हो, क्या लिखा है?
x की पावर log y बेस z, तो प्रॉपर्टी कहती है कि ये बाहर वाली दोनों क्वांटिटी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, तो ये बनेगा y की पावर log x बेस z। ऐसे तमाम प्रॉपर्टीज और भी कम से कम 5-6 प्रॉपर्टी मिलेंगी जो आपको log में मिलेंगी, तो प्लीज आप रिकॉर्डिंग को ध्यान से देखिएगा, उसमें सारी प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट बात आती है ग्राफ ऑफ लॉग। तो एक्चुअली में लॉग के ग्राफ की बात करूं तो लॉग के दो ग्राफ होते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स बेस। बेस 1 से बड़ा है या 1 से छोटा पर 0 से बड़ा। अगर बेस 1 से बड़ा हो तो ये फंक्शन जो होता है वो इंक्रीजिंग बनता है, और अगर 1 से छोटा 0 से बड़ा हो तो ये ग्राफ डिक्रीजिंग बनता है। आप इसको रिकॉर्डिंग में रिफर कर सकते हैं। ठीक, इसी के बाद मैंने एक्सपोनेंशियल के भी ग्राफ को बनवा दिया था। अगर मान लो मैं कहता a की पावर x का ग्राफ बनाओ, तो जब भी कभी हम a की पावर x लिखते हैं तो बेस की वही कंडीशन यहाँ पर भी काम में आती हैं जो हमारे log की थी। ध्यान समझना, जब हम log लिखते हैं तो लिखते हैं log ऑफ x बेस a, तो बेस पर कंडीशन आती है ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन a की पावर x। नीचे वाले को यहाँ भी बेस कहते हैं और यहाँ पर भी वही दोनों कंडीशन आती हैं जो log के बेस पे थी। बच्चे कहेंगे सर यहाँ क्यों, a को 1 होने में क्या दिक्कत है? तो मैं कहूँगा कि रिकॉर्डिंग रिफर करो, क्योंकि मैं वहां बताऊंगा डिटेल से कि अगर a 1 हो गया तो 1 टू दी पावर x तो बोलो 1 ही बनेगा ना। तो इसका मतलब वो एक्सपोनेंशियल नहीं बचा, वो तो एक कांस्टेंट फंक्शन बन गया और उसका ग्राफ एक लाइन आएगी पैरेलल टू द x एक्सेस। तो a की पावर x कभी भी हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो वहां पर भी यही कंडीशन लगती है a ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। और इसके भी देखो दो ग्राफ होते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स बेस। अगर 1 से बड़ा तो इंक्रीजिंग और 1 से छोटा तो डिक्रीजिंग, और इसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे बनता है और डिक्रीजिंग वाले का ग्राफ ऐसे बनता है। 0 पर वैल्यू 1 और यहाँ पर भी 0 पर वैल्यू 1 होती है। ठीक, फिर मैंने एक दो और अच्छी बातें बताई कि जैसे बेस चेंजिंग फॉर्मूला, जैसे मैंने यहाँ पर आपको अभी तक 12 प्रॉपर्टी बता दी, एक 13 प्रॉपर्टी आप वहाँ पर देखेंगे जिसे कहते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला। सिंपल है, लिखा हुआ है log x बेस a, और हमसे कहता है कि अभी आपको इसका बेस यहाँ पर a नज़र आ रहा है। चलिए आप मेरे कहने पर इसका बेस जो है वो b बना दें। तो बहुत सिंपल, जो ऊपर वो ऊपर, मतलब x ऊपर है तो log x ऊपर, और जो नीचे है a log a नीचे। अब आप अपनी मर्जी से इसका बेस जो मन चाहे लगा दें। मर्जी का मतलब निगेटिव या 1 नहीं होता, इसे कहते हैं बेस चेंजिंग फार्मूला। मतलब अगर लिखा है log 5 बेस 7, कोई कहे कि इसका बेस 2025 बना दीजिए, तो मैं लिखूंगा log 5 डिवाइडेड बाय log 7। यहाँ लिखूंगा 2025, यहाँ लिखूंगा 2025। ये कहलाता है बेस चेंजिंग फॉर्मूला। इसी तरह से जब हम लोग एक्सपोनेंशियल पढ़ना शुरू करते हैं तो इसका बेस कौन है? इसका बेस है a। मान लो मुझसे कहता है कि आप इसका बेस चेंज करके b बनाएं, तो अब हम सीख रहे हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। थोड़ी देर पहले जो सीखा था वो log का सीखा था। लिखा है a की पावर x और कहता है कि आप इसका बेस b बनाएं, तो मैं क्या करूंगा, ये लिखा b। अब यहां देखो कहीं b तो है नहीं, तो b को हाथों हाथ गायब करवा दो। कैसे? पावर में लिख दो log बेस b, तो किसी नंबर की पावर में log उसी के बेस पर बोलो फालतू। जो लिखोगे अब यहाँ पे वही काम आएगा। और लिखना क्या है? a की पावर x, तो a और x बोलो घूमकर आगे आ गया।
तो ये आपके इसका बेस चेंजिंग फार्मूला हो जाता है। इसके बाद देखो यहाँ पर अगली चीज जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो थी आपकी एंटी लॉग। अब ये एंटी लॉग क्या होता है? जब मुझे लॉग को इंट्रोड्यूस करना होता है तो हम कह देते हैं अप्लाई लॉग, और जब मुझे लॉग को हटाना होगा तो उसको मैं कहूँगा एंटी लॉग। तो आप महसूस करो, मान लो लिखा था a की पावर x, तुमने इसको माना y, पावर में कौन बैठा है? वेरिएबल। वेरिएबल को नीचे उतारने के लिए हम क्या करेंगे? लॉग। तो मैंने इधर लॉग लिया तो x घूमकर आगे आया लॉग a, और ये आ गया लॉग y। और अब अपनी मर्जी से बोलो, मैंने अपना कंफर्टेबल बेस लगाया a। क्यों? क्योंकि लॉग ए बेस ए हो जाएगा 1, तो आ गया x बराबर लॉग y बेस ए। तो देखो ये था कौन सा फंक्शन? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जैसे ही मैंने लॉग लिया तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन गायब हो गया और कौन आ गया? लॉग आ गया। कौन आ गया? लॉग। अब अगर मैं कहता हूं मुझे लॉग को भगाना है तो लॉग को भगाने को कहते हैं एंटी लॉग। तो देखो जब एंटी लॉग ले रहे हैं तो क्या आ रहा है? रट लो, बेस हमेशा बेस होता है। ये देखो यहां लॉग के बेस में क्या लिखा है? a। तो ये आएगा a की पावर x बराबर y, वो देखो जो इसके बराबर लिखा है। तो क्या सीखा हम लोगों ने? अगर लिखा है log p बेस q बराबर r और कोई कहे एंटी लॉग लो तो वो आएगा p बराबर q की पावर r। इसे कहते हैं एंटी लॉग लेना। लेकिन अभी मैंने एंटी लॉग लेना केवल आपको इक्वल टू के केस में सिखाया। लेकिन वहीं अगर कहीं मान लो, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन तो आप अपने आप अटेम्प्ट कीजिएगा, मैं प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दूं। मैं क्या पढ़ा रहा हूं अब? एंटी लॉग इन इक्वेशन। एंटी लॉग इन इक्वेशन मतलब लिखा है लॉग x बेस a ग्रेटर देन y, और कहता है एंटी लॉग लो। तो ध्यान से समझना, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है। इक्वल टू में, इक्वेशन में एंटी लॉग लेने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, लेकिन अगर वही सवाल इन इक्वेशन का हो तो एंटी लॉग लेना थोड़ा खतरनाक है। अब मैं जो बोलूं घोट लो। इन इक्वेशन में अगर मैं कभी भी एंटी लॉग लेने की कोशिश करूंगा तो वो डिपेंड करेगा बेस पर। इन इक्वेशन में अगर मैं कभी भी एंटी लॉग लूंगा तो वो डिपेंड करेगा बेस पर। अगर बेस एक से बड़ा तो इनइक्वालिटी का साइन रिमेन सेम, तो आंसर आएगा x ग्रेटर देन a टू दी पावर y। लेकिन अगर बेस एक से छोटा, 0 से बड़ा, तो फंक्शन के डिक्रीजिंग होने की वजह से इनइक्वालिटी का साइन चेंज, तो बोलो निकल के आएगा x लेस देन a की पावर y ग्रेटर देन 0। समराइज कर रहा हूं, इक्वल टू के केस में एंटी लॉग लेने में बिल्कुल भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन इक्वेशन का सवाल है और उसमें अगर एंटी लॉग लेना है तो तुम्हें पहले बोलो बेस देखना पड़ेगा। बेस अगर तुम्हारा एक से बड़ा तो द साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम, और अगर बेस एक से छोटा हुआ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स। इन बातों को ध्यान रखिएगा। ये जो एक सवाल है ये सब बिल्कुल फूक देने वाले सवाल हैं, आप अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि मुझे सामने सामने दिख रहा है। अभी एक प्रॉपर्टी बताई 2 टू दी पावर log 3 बेस 5, तो बाहर बाहर वाले इंटरचेंज हो जाएंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर log 2 बेस 5। तो देखो ये कैंसिल और ये वाला इसको कैंसिल करा देगा, तो आंसर आएगा 0। तो प्रैक्टिस आपको बहुत करनी पड़ेगी। यहाँ पर कुछ रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन आपके सामने पड़े हुए हैं, इनको अटेम्प्ट कीजिएगा एज अ होमवर्क या प्रैक्टिस। इन केस अगर कोई असुविधा आए तो सेम क्वेश्चन कम से कम ऐसे और 10 से 12 सवाल आपको रिकॉर्डिंग में मिलेंगे, तो आप उनको एक बार कंसल्ट करिएगा। क्लियर है? एक बात मैं आपको यहीं और बता दूं, प्रॉपर्टी याद आ गई मुझे। मान लो लिखा है log x बेस a और मैं आपसे पूछूं कि ये कब पॉजिटिव आंसर देगा। वैसे तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, पर ये प्रॉपर्टी की तरह दिमाग में रखो, log कब पॉजिटिव आंसर देता है? जब a और x या तो दोनों एक साथ 1 के एक साइड पर हों,
या तो x और a दोनों एक साथ 1 से बड़े हों या दोनों एक साथ 1 से छोटे हों। अरे निगेटिव थोड़ी ना हो सकता है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि या तो दोनों एक साथ 1 से बड़े हों और या दोनों एक साथ 0 से 1 के बीच में हों। और अगर तुमसे कोई कहे कि लॉग कब निगेटिव आंसर देगा, तो लॉग तब निगेटिव आंसर देता है जब एक एक से बड़ा हो और एक एक से छोटा हो, चाहे x इधर a इधर या x इधर a इधर। तो ये आगे पीछे शॉर्टकट के रूप में आपके बहुत काम आएगा। अब यहां पर हेडिंग पड़ी है लॉगरिथमिक इक्वेशन। लॉगरिथमिक इक्वेशन मतलब वो इक्वेशन जिसमें कहीं ना कहीं लॉग इन्वॉल्व है और मुझे उसको सॉल्व करना है। तो जो भी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने सीखी वही हमारे काम में आएंगी। पर यहां पर एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, सवाल को हाथ लगाने से पहले मुझे उसका निकालना पड़ेगा डोमेन। डोमेन मतलब वो दुनिया जिसमें हमारा क्वेश्चन डिफाइंड है। जब हम डोमेन निकाल लेते हैं उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और मेरा कुछ आंसर आता है, तो क्या तुम इसको आंसर मानोगे? अरे जब इस पे दुनिया ही नहीं थी, क्वेश्चन ही डिफाइंड नहीं था, तो ये थोड़ी ना आंसर होगा। तो आंसर मेरा होगा केवल ये। तो किसी भी सवाल को करने का पहला स्टेप क्या है? फाइंड डोमेन। उसके बाद जो भी आपको तमाम कंडीशन दी हैं वो लगाइए और आप अपना आंसर निकालिए। और किसी भी सवाल का फाइनल स्टेप होगा कि आप आंसर और डोमेन का करेंगे इंटरसेक्शन। ये आपने मॉड में भी सीखा है, ये आपने कई जगह इस्तेमाल किया है, लॉग में भी यही इस्तेमाल होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो लिखा है log x बेस 3 और ये देखो 3x है। तो ध्यान से देखो, ये अगर t है तो ये 1/t बराबर 5/2 एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई, t में क्वाड्रेटिक बन गई। सॉल्व करोगे, ऐसे ही भावनाओं पे बता दूं कि t या तो 2 आएगा या तो बोलो हाफ आएगा। और t तुमने माना किसको था? log x बेस 3 को। इसको जब 2 लोगे तो x निकालने के लिए बोलो log को हटाना है, मतलब एंटी लॉग लेना है। और यहाँ इक्वल टू है तो दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं, आंसर आएगा 3 की पावर 2 और यहाँ से आएगा 3 की पावर हाफ। तो एक आंसर आएगा 9 और एक आएगा √3। अब आता है लॉगरिथमिक इन इक्वेशन। बोलिए, मैंने इन इक्वेशन में भी तो आपको एंटी लॉग लेना सिखा ही दिया। डिपेंड्स अपॉन बेस। बेस अगर 1 से बड़ा तो साइन चेंज नहीं होगा, बेस 1 से छोटा साइन चेंज। लिखा है log x बेस 2 बिलोंग्स टू 2 to 3 फाइंड x, मतलब लॉग को भगाना है, एंटी लॉग लेना है। डिपेंड्स अपॉन बेस, बेस 1 से बड़ा तो साइन चेंज नहीं होगा, तो आएगा 2 to the power 2 मतलब 4 और 2 to the power 3 मतलब 8। क्लियर है? 8। कुछ हो गया इसको लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन था वो गायब हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। जैसे नेक्स्ट एक क्वेश्चन मेरे को ये दिया है, तो पहले बाहर का लॉग सॉल्व होगा या अंदर का? ऑब्वियसली बाहर का। तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा, एंटी लॉग लिया, बेस 1 से बड़ा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, आएगा ग्रेटर देन 2 की पावर 0। इसको मैं पहले चेंज कर दूं, ये तो गड़बड़ करेगा। 2 की पावर 0 बोलो 1। इसके बाद इस लॉग को हटाने के लिए अब मैं लिखूंगा log x बेस 5 ग्रेटर देन 4 एंड x ग्रेटर देन 5 की पावर 4। तो आंसर आएगा 5 की पावर 4 से लेकर इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। अच्छा, अभी तक मैं हल्के सवाल हैं इसलिए डोमेन नहीं निकाल रहा हूं, वरना देखो अगर मैं इसके डोमेन की बात करता तो मैं कहता इस लॉग को बचाने के लिए मॉड ऑफ 3 - 4x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। बच्चे कह देते हैं सर ये तो हमेशा होगा। फिर मैं उन्हें याद दिलाता हूं कि मॉड हमेशा क्या आंसर देता है? नॉन नेगेटिव। तुम्हें क्या चाहिए? पॉजिटिव, मतलब 0 ना हो। तो इसको 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x नॉट इक्वल टू 3/4। ये मेरा डोमेन हुआ, सवाल अभी शुरू भी नहीं हुआ, ये डोमेन हुआ। अब मैं सॉल्व करूंगा तो एंटी लॉग लूंगा, तो आएगा मॉड ऑफ 3 - 4x इज ग्रेटर देन बोलो 9।
और ये आपने पहले भी सॉल्व कर चुका है कि 3 माइनस 4x इज आइदर लेस देन -9 और 3 माइनस 4x ग्रेटर देन 9। तो यहाँ से अगर निकालोगे तो आएगा x ग्रेटर देन 13/4 और यहाँ से आएगा x लेस देन -3/2। तो मेरा आंसर आएगा माइनस इनफाइनाइट से -3/2 यूनियन 13/4 से इनफाइनाइट। उसमें ये नहीं होना चाहिए तो बोलो वो आप चेक करके, ये अच्छा मैंने शायद कैलकुलेशन वो कर दी, 9 और 3 12 डिवाइडेड बाय 4, तो ये बोलो निकल के आएगा 3। तो फाइनल आंसर x लेस देन हो माइनस इनफाइनाइट से -3/2 और यूनियन ये निकल के आएगा 3 से इनफाइनाइट। फिर अब आप इसका डोमेन के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो डोमेन में कौन मिसिंग है? 3/4। 3/4 इसमें है ही नहीं, तो बोलो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। ये बहुत बढ़िया और मुश्किल सवाल है, क्योंकि यहाँ पर मैं अभी आपको जो केवल प्रैक्टिस करा रहा हूँ वो उनकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ जिसके बेस में क्या हैं? नंबर हैं। अगर कहीं बेस में वेरिएबल होने लगा तो दिक्कतें आती हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया, इन इक्वेशन में जब हम एंटी लॉग लेते हैं तो डिपेंड करता है बेस पे। बेस 1 से बड़ा साइन चेंज नहीं होगा, बेस 1 से छोटा साइन चेंज। तो जब तुम नंबर के साथ खेल रहे होते तो दिखता है कि बेस 2 है, 3 है, 0.5 है, मतलब 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है। लेकिन जब बेस आपका वेरिएबल हो तो इसका भरोसा नहीं होता ना, तो मुझे केस बनाने पड़ते हैं कि ये कब 1 से बड़ा है और कब ये 1 से छोटा, 0 से बड़ा है। तो इस केस में हमारा साइन सेम, और जबकि इस केस में साइन मतलब इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो प्लीज़ 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 इसको रिकॉर्डिंग में ध्यान से देखिएगा, और मुझे ऐसा लगता है कम से कम 1 या 2 बार आपको इसे देखना ही पड़ेगा। अब ये देखिए क्वेश्चन आ जाते हैं एक्सपोनेंशियल के। अभी तक हम लॉग के कर रहे थे। अगर मैं एक्सपोनेंशियल के सवाल आपको ना भी कराऊं तो कोई क्लेम नहीं है, क्योंकि लॉग और एक्सपोनेंशियल सेम ही है। यहाँ पावर में वेरिएबल है तो इसे मुझे नीचे उतारना है। नीचे उतारने का काम कौन करता है? लॉग करता है। चलो शुरू करें। ये लिखा क्या है? ये देखो लिखा है 5/2 का होल स्क्वायर। ये लिखा है 2/5 की पावर ये। अब मेरी कोशिश है दोनों तरफ बेस सेम हो जाए। तो ये जो 2/5 है, मैं इसे 5/2 की पावर -1 लिख देता हूँ, और माइनस से इसको लिख देता हूँ 5x - 6 अपॉन 5x + 2 लेस देन 5/2 का होल स्क्वायर। अब मैं इसमें करूँगा अप्लाई लॉग। अब लॉग तो अप्लाई करोगे पर उसका बेस तो बताओ, क्योंकि वही बात है, अगर बेस 1 से बड़ा तो फंक्शन इंक्रीजिंग, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन बेस 1 से छोटा तो फंक्शन डिक्रीजिंग, साइन चेंज मार देगा। तो यहाँ पर देखो तुम इसका लॉग का बेस क्या रखोगे? सोचो, यहाँ तुम ऐसे लॉग लगाओगे, ये घूम के आगे आएगा। अब ये लिखा होगा लॉग 5/2, तो उसके बेस में मैं 5/2 लगाऊंगा। इसका मतलब 5/2 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा, तो साइन रिमेन्स सेम। तो मैंने लगा दिया लॉग, आया लॉग, बेस में 5/2, ये क्वांटिटी मेरी आ गई घूम के, बोलो आगे। ये लिखा है 5/2, बेस 1 से बड़ा है, साइन नहीं बदलेगा, और सीधे लिख रहा हूं बोलो 2, क्योंकि ये 5/2 का होल स्क्वायर है। तो ये तो बोलो बन गया 1। तो अब ये क्वेश्चन बन चुका है 5x - 6 अपॉन 5x + 2 इज लेस देन 2, और इसमें तो बोलो आपको मास्टरी हो ही चुकी होगी। अब तक आपने कई सारी रिकॉर्डिंग देख ली होंगी, और इसकी DPP भी आपको मिली हैं, वो आपने करी होंगी। DPP के भी देखिए हम लोगों ने अब वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करें। एक बात और बता दूं, जब मैं रेगुलर पढ़ा रहा था तब उसके वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल नहीं हो पाए थे। तब उनको बच्चों को केवल टेक्स्ट सोल्यूशन मिलते थे लिखा हुआ। तो लिखे हुए में भाई कुछ आता है, कुछ कभी नहीं आ पाता। तो हम लोगों ने जोर देकर कहा कि जितनी भी DPPs हैं उन सबके वीडियो सोल्यूशन बनने चाहिए। अब तक आप जितनी भी DPPs
पढ़ेंगे या सॉल्व करेंगे, उन सब के वीडियो सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल हैं। बिल्कुल मिलता जुलता सवाल, ये 3 लिखा हुआ है 3 स्क्वायर, इसको ऊपर लाकर लिख देना 3 की पावर माइनस में, तो मॉड ऑफ x प्लस 2 अपॉन मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन 2, दोनों तरफ लॉग लगा देना बेस 3 पर, तो आएगा मॉड ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन 2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये देखिए बच्चों, हम लोग उस स्टेज पर आ गए हैं कि मैंने जितना भी 12 लेक्चर में बेसिक मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था वो मैंने यहाँ पर लगभग कंपाइल करके 1.5 घंटे की क्लास में आपको बताया। इसका मतलब अगर आप तुलना करें तो 12 क्लास मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मतलब 18 घंटे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में एक एग्जाम्पल कराया। तो ये आपके अंदर आपकी भूख बढ़ानी चाहिए कि सर ने अगर यहाँ पर हमको लगभग, मैं कहता हूँ फिर भी अगर मैं गिनूँ तो कम से कम 30-35 सवाल तो मैंने करा ही दिए होंगे। तो आप इसका अनुमान लगाइए कि आपको उनके अंदर कम से कम 150, 200, 250 सवाल जो है बोलो मिलेंगे, डीपीपीज में अलग मिलेंगे। तो ये जो बैचेस हैं जीनियस बैचेस, इसमें जो बच्चा पूरी शिद्दत के साथ, पूरी आत्मीयता के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ लगा रहेगा, डेली रूटीन फॉलो करेगा, उसका मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे कोई भी ओलंपियाड हो, चाहे कोई भी जेई का एग्जाम हो या किसी और का एग्जाम हो, मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो उसका कोई भी हाथ नहीं पकड़ सकता। तो ये तो होता है ना, जब आप किसी मतलब मॉल में जाते हैं तो जब आप शॉप के सामने से निकल रहे होते हैं तो वहाँ देखते हैं कि कुछ मॉडल्स लगे हैं तरह तरह की यूनिफॉर्म पहने हुए। तो ये जो 1.5 घंटे की क्लास है ये वो शोकेस है कि हमारी दुकान में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब इसको देखना है तो आपको शोकेस के अंदर, शोरूम के अंदर आना पड़ा। फिर आप एक स्टॉल के पास गए, आपने कहा लेक्चर 1 दीजिए, तो आपने देखा लेक्चर 1 के अंदर इंडिसेस जो हमने 5 मिनट में ख़त्म किया वो देखा वहाँ 1 घंटे चल रहा है। सर्ट्स, एक स्टॉल पे गए, इंडिसेस, सर्ट्स, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, उसके बाद पॉलिनोमियल आ गया, उसके बाद वेवी कर्व आ गया, मॉड आ गया, लॉग आ गया, एक्सपोनेंशियल आ गया, तमाम चीज़ें एक एक काउंटर पे हैं। तो आपको अभी से समय निकालकर उनको बोलो पढ़ना है, उनकी डीपीपी सॉल्व करनी है। 10 में से मान लो 6 सवाल आपसे बने, 4 नहीं बने, उन 4 के वीडियो सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल हैं, उन वीडियो सॉल्यूशन को देखना है। अगर कोई कमी रह गई है उस कमी को दूर करनी। कमी होने में दिक्कत नहीं है, लेकिन कमियां बार बार वही रिपीट हो इसमें दिक्कत है। अगर आपने डीपीपी करी, 4 सवाल नहीं हुए, इसमें कमी है, उसको दूर करना है उसी दिन। एक बार टेक्स्ट सोल्यूशन देखना चाहो देखो, नहीं तो सीधे वीडियो सोल्यूशन देखो, उसमें एलुबरेटेड फॉर्म में एक एक सवाल सॉल्व किया गया है, उसको आराम से देखिए। और हम लोगों के साथ चलते हुए मेरी तो कम से कम यही तमन्ना है कि आप किसी एक बढ़िया सी आईआईटी में एक सीट एक्वायर करके बैठे हों, और आज भले नहीं लेकिन उस दिन आपने ये सोचें कि यार वो जो हम लोगों ने 11th जीनियस और 12th जीनियस का बैच ज्वाइन किया था उसने मेरी दुनिया ही बदल दी, और देखिए उसी वजह से आज मैं एक बढ़िया से आईआईटी में बैठा हूँ। ये मेरी तमन्ना है और मैं चाहता हूँ आप सबका भी यही सपना हो। तो चलिए जुट जाइए, रिकॉर्डिंग देखिए, और अब हम लोग जब आगे नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे वहां से आप रेगुलर होके बस जुट जाइए और डेली का डेली काम करते चलिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।